Hello and welcome in your economics class. Today we will start our lecture with the topic lesson 4 that is theory of demand. तो आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे इसका डिमांड का जो है कंसेप्ट है. सो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मैं मार्केट जाता हूँ और मार्केट में मैं वहाँ पे शॉप पे जाता हूँ और शॉप पे जाके मैं वहाँ पे 10 kg राइस की क्या करता हूँ, डिमांड करता हूँ. मैं मांगता हूँ, मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे प्लीज़ गिव मी 10 kg राइस, की मुझे 10 kg जो है राइस दीजिए. तो जितना मैंने वहाँ पे मांगा तो वो क्या होगी यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड. मतलब कि आप कहीं भी किसी भी गुड्स को अगर आप परचेज करने के लिए शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप उसकी कितनी, वहाँ पे आप उसकी जो क्वांटिटी को मांगते हो. जैसे मैंने कहा 10 kg राइस, तो 10 kg क्या होगा यहाँ पे, डिमांड होगा. और एट अ फिक्स प्राइस, जो उसका फिक्स प्राइस होगा उसके ऊपर वो आप उसे लेंगे. सो डिमांड का यहाँ पे मीनिंग क्या बनता है, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस. उसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ ए कंज्यूमर, क्वांटिटी का मतलब हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 10 kg, तो 10 kg क्या होगी, क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस, की जिसे एक कंज्यूमर गिवन प्राइस पे, जो उसका फिक्स प्राइस होता है. जैसे यहाँ पे राइस का प्राइस मान लीजिए कि 30 रुपीज पर kg है. ओके, 1 kg का कितना आता है, 30 रुपीज. ठीक है, तो ये क्या हो गया, गिवन प्राइस हो गया. तो डिमांड का मतलब हो गया द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस, जिसे एक कंज्यूमर गिवन प्राइस पे खरीदने के लिए वहां पे डिमांड करता है, वहां पे मांगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन. अब डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, कि जिससे जिन फैक्टर से किसी भी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या तो डिमांड बढ़ती है या घटती है, तो उन्हें हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. एंड डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, डिमांड फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, की जो आपके पास कमोडिटी की जो डिमांड है और उसकी जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है, ये जो डिटर्मिनेंट्स है, उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं. सो यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे इक्वेशन भी है dx का मतलब लिखा है यहाँ पे, d मीन्स होगा डिमांड, x का मतलब हो गया डिमांड ऑफ गुड्स x. यहाँ पे f लिखा है, f मीन्स की डिमांड क्या है, वो फंक्शन. तो f मीन फंक्शन इन ब्रैकेट प्राइस ऑफ गुड्स x, px का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, मतलब कि जो आपके पास डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने में जिसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नंबर 1 इज प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी हम इसे बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो डिमांड में क्या रिलेशन है. तो जनरली अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की केस में, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस और वहां पे लिख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, कि आप कितने प्राइस पे कितनी कोई चीज को आप परचेज करते हो. मान लीजिए अगर अभी आपके पास कोई भी आपके पास नोटबुक है, ठीक है, आपकी नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, ₹10. तो 10 रुपीज में आप उसकी वहां पे डिमांड कितनी करते हो. फॉर एग्जांपल आप वहां पे 20 डिमांड करते हो कि मुझे 20 नोटबुक्स चाहिए और एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 10 होगी. और अगर यहाँ पे जो है इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कितनी होगी, 20. अब जो नोटबुक थी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 20, तो वहां पे डिमांड कितनी हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी. तो प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड ऑफ गुड्स हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप, कि यहाँ पे जो डिमांड है और प्राइस है उसमें उल्टा रिलेशनशिप है. उल्टा रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आपके पास प्राइस बढ़ता है, ओके, तो उसकी जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, हम उसे क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड बोलते हैं. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. अगर सिमिलरली आपके पास यहाँ पे प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, सो दिस इज अ नंबर 1 डिटरमिनेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो ये हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी इसका नंबर 1 डिटरमिनेंट है. सो नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज नंबर 1 इज प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया. तो हमने पढ़ा कि जो प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है. नाउ नंबर 2 इज
दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और रिलेटेड कमोडिटी। तो गुड्स और कमोडिटी का मतलब एक ही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स भी दो टाइप की होती है वहां पे, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है जो आपके पास रिलेटेड गुड्स है? नंबर 1 हम अगर यहाँ पे बात करें तो रिलेटेड गुड्स मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। नंबर 1 आ गया आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड अदर इज आपके पास जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती क्या है। तो हम लोग जैसे हम मैच देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ही मैच देखते हैं, अगर कोई भी आपके पास वहाँ पे प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह जो प्लेयर वहाँ पे फील्डिंग करने आता है या खेलने आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होगा कि अगर हम एक गुड्स की जगह दूसरी गुड्स को अगर यूज करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। वी कैन से सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे वहां पे यूज हो सकती है, उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप अगर टी नहीं पिएंगे तो टी की जगह आप क्या पी सकते हैं? वहां पे कॉफी पी सकते हैं। ओके, और यूटिलिटी तो आपको दोनों से वहां पे सेम मिलेगी तो उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। और अगर यहाँ पे हम जैसे पेन की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? पेंसिल यूज कर सकते हैं, तो वो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मतलब कि आप एक गुड्स को यूज नहीं करेंगे तो दूसरी को उसकी जगह यूज कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट यूज्ड विदाउट ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना आप यूज नहीं कर सकते, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। मतलब कि अगर आपने एक चीज यूज करनी है तो उसके लिए दूसरी भी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए पेट्रोल, पेट्रोल एंड कार, कि कार के बिना पेट्रोल के बिना कार चल सकती है? नहीं चल सकती। और अगर आपके पास कार ही है और पेट्रोल नहीं तब भी नहीं चल सकती। मतलब दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पे चाहिए। और वी कैन से इंक एंड पेन, इंक एंड पेन। अगर आपके पास पेन है और इंक नहीं है तो क्या वो यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस तरह की गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट यूज्ड विदाउट ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के स्थान पर आप वहां यूज कर सकते हो, उन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। तो इनका रिलेशन यहाँ पे डिमांड के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर आपके पास, आपने एक चीज ध्यान से देखनी, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टी है और इधर है कॉफी, ठीक है। अगर आपके पास, ध्यान से देखना है, अगर आपके पास जो है टी का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब कि टी का जो प्राइस है, कीमत बढ़ जाती है, और सो इसमें जो है नेचुरली बात है, अगर आपके पास प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी उसकी? डिक्रीज, मतलब कि जो है डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पे प्राइस इसका बढ़ता है और उसका प्राइस कम है तो दैट मीन्स कि इसकी जो आपके पास गुड्स की जो कॉफी की डिमांड है वो आपके पास वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो कॉफी की डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बोले तो जो आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर एक की प्राइस बढ़ रही है, एक की आपके पास अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो जाएगी, अगर दूसरे की इंक्रीज हो रही है तो पहले की डिक्रीज हो जाएगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। मतलब कि अगर आपके पास, जैसे हमने बात किया था कि हम बात कर रहे हैं इंक एंड पेन की, हम ये ले लेते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिकॉज ये एक दूसरे के बिना यहाँ पे यूज तो नहीं हो सकती। तो इंक और पेन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे इंक की डिमांड बढ़ती है तो सिमिलरली बात है कि पेन की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर इंक की डिमांड आपके पास कम होती है तो वहां पे पेन की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ये था। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट।
नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या रिलेशन है यहाँ पे डिमांड के साथ? तो आपके पास यहाँ पे जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है, इनकम का मतलब हो गया कि अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है, उसकी अगर वहाँ पे कमाई ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कमाई ज़्यादा होती है तो उस कमाई को हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल गुड्स। अब गुड्स टू टाइप की होती है। अब दोनों गुड्स के ऊपर इसका अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। अगर तो आपके पास इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ती है, ठीक है, तो उसके साथ यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी भी क्या होती है? वहाँ पे डिमांड बढ़ती है। अब नॉर्मल गुड्स होती क्या है? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जैसे जिनकी डिमांड इनकम के साथ बढ़ती है और इनकम कम होने पे उनकी डिमांड कम हो जाती है, उन्हें हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। और इन्फीरियर गुड्स, ये नंबर 1 हो गया। गुड्स टू टाइप की होगी। नॉर्मल गुड्स होगी कि जिनका रिलेशनशिप डिमांड के साथ क्या हो? पॉजिटिव हो। मतलब कि अगर डिमांड बढ़े, अगर इनकम बढ़े तो उनकी डिमांड भी बढ़े, और अगर इनकम कम हो तो उनकी डिमांड भी क्या हो? कम हो जाए। नेक्स्ट इज इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जिनका जो रिलेशनशिप डिमांड के साथ क्या हो? नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आइसक्रीम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम यहाँ पे 5 रुपीज़ की है और वहाँ पे कितनी है? 10 रुपीज़ की। 2 टाइप की यहाँ पे आइसक्रीम आपके पास आएगी, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास ये जो हम यहाँ पे जब हमारी इनकम कम थी तो हम इस आइसक्रीम को यूज़ करते थे। ओके, जब हमारी इनकम कम थी तो हम 5 रुपीज़ वाली आइसक्रीम को यूज़ करते थे, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ गई, मान लीजिए हमारी इनकम 100 रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ में हम इस आइसक्रीम को यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी इनकम यहाँ पे 100 से 1000 होगी, हम यहाँ पे 10 रुपीज़ वाली गुड्स को यूज़ करें। तो मतलब कि यहाँ पे ये इन्फीरियर गुड्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 5 रुपए की आइसक्रीम जब हम यूज़ करते थे तो उस समय हम कितना उसकी क्वांटिटी लेते थे? 10। लेकिन जब हमारी इनकम यहाँ पे 1000 होगी, मतलब कि इनकम हमारी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे 5 रुपए वाली आइसक्रीम को क्या नहीं लेंगे, हम किसे यहाँ पे यूज़ करते हैं? 10 रुपीज़ वाली आइसक्रीम को यूज़ करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स और डिमांड में क्या रिलेशन होगा कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ने से क्या होगा? इन्फीरियर गुड्स के लिए वो कम डिमांड करेगा, और इनकम कम होने से वो इन्फीरियर गुड्स के लिए ज़्यादा डिमांड करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाएगा दोनों के बीच में। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब टेस्ट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? अब एक सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, ओके, तो हम उसकी क्या करते हैं? अगर आपका टेस्ट उसके लिए पॉजिटिव है, मतलब कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आप उसकी क्या करेंगे? क्वांटिटी ज़्यादा मांगेंगे, मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बहुत कम अच्छी लगती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? वहाँ पे कम हो जाती है। नाउ इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि फ्यूचर में आपको ये आप मान रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सिमिलर सी बात है कि आप क्वांटिटी भी, आप उसकी डिमांड भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। आप किसी चीज़ को ज़्यादा मांग लेंगे, और अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन था इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अब हमने एक चीज़ को यहाँ पे कंसेप्ट नहीं किया है, दैट इज टाइप ऑफ डिमांड्स। अब डिमांड आपके पास यहाँ पे 2 टाइप की होगी, टाइप्स ऑफ डिमांड। एक तो हमारे पास आएगा इंडिविजुअल डिमांड, and number 2 is we can say market demand. Number 2 is market demand. अब इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। अगर कोई आदमी, जो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होगा कि जैसे मैं अकेला किसी मार्केट में जाके कोई चीज़ वहाँ पे परचेज करता हूँ, तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं और मेरा फ्रेंड, हम 2-3 लोग वहाँ पे जाके जैसे मान लो कि मैंने वहाँ पे 10 kg राइस खरीदे, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने 20 kg राइस खरीदे, और अदर ने 30 kg वहाँ पे राइस परचेज किए, तो इन डिमांड को हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया कि जो डिमांड एक आदमी करता है। मार्केट डिमांड का मतलब हो गया जो टोटल डिमांड उस कमोडिटी, उस गुड्स की वहाँ पे टोटल डिमांड है, जिसको एक से ज़्यादा आदमी वहाँ पे डिमांड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो ये हमने जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन किया, दैट इज इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो ये इंडिविजुअल डिमांड के केस में यहाँ पे आएगा। सो नेक्स्ट वी विल डू मार्केट डिमांड। तो अगला हम करेंगे मार्केट डिमांड। नाउ
कम टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन इन केस ऑफ मार्केट डिमांड। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था वो वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड था, अब यहाँ पे मार्केट डिमांड की बात करेंगे। तो मार्केट डिमांड में आपके पास जो डिमांड फंक्शन का यहाँ इक्वेशन रहेगा दैट इज ये ऐसे रहेगा, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू फैक्टर से, ये फंक्शन है, ठीक है, या हम इसे फैक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ पी एक्स यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कि प्राइस ऑफ गुड्स एक्स होगा, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स होगा, यहाँ पे इनकम आ जाएगा, टी यहाँ पे आएगा टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और ई हमारे पास यहाँ पे होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, दैट इज नंबर 1 यहाँ पे पी आएगा आपके पास, टी मीन्स यहाँ पे होगा पॉपुलेशन, और वी कैन से नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, और वी कैन से मार्केट साइज। अब इसमें डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है ध्यान से देखना है। जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर, अगर कहीं भी किसी भी मार्केट में कंज्यूमर 100 कंज्यूमर है, तो वहां पे आपके पास मान लीजिए कि 100 कंज्यूमर है, और वो जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो भी कितनी करते हैं, 100 kg करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी मार्केट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 कंज्यूमर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर 400 है, तो वहां पे जो डिमांड कितनी हो जाएगी, 400 kg। मतलब कि अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन किसी भी मार्केट की होगी, वहां की डिमांड क्या होगी, उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही वहां पे कम होगी। मान लीजिए यहाँ पे 400 थे, अब 400 से 100 कहीं चले गए, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर आपके पास मार्केट में जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतने ज्यादा ही वहां पे क्या होगी, डिमांड होगी। जैसे यहाँ पे 100 कंज्यूमर थे, फिर 400 हो गए, कंज्यूमर बढ़ गए तो वहां पे डिमांड भी बढ़ेगी। अगर कंज्यूमर कम हो जाएंगे तो डिमांड भी वहां पे कम हो जाएगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स की जो डिमांड होती है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, या तो गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करती है, इम्पोज टैक्स, ठीक है, दो तरह से यहाँ पे होगा, या तो टैक्स इम्पोज करेगी या वो सब्सिडी को प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी और फाइनेंशियल हेल्प। अब जैसे अगर गवर्नमेंट किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है तो सिमिलरली क्या होता है कि उसकी जो है प्राइस बढ़ जाती है। अब गुड्स क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो उस केस में अगर टैक्स लगता है तो उस केस में क्या हो जाती है, क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे कम हो जाएगी, बिकॉज वो गुड्स क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। लेकिन इसके अपोजिशन में अगर सब्सिडी, गवर्नमेंट जो है कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करे उस गुड्स के रिगार्डिंग, तो वहां पे जो है उसकी जो है वहां पे क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वांटिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी था। नाउ नंबर 3 इज, नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आई। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक गांव में कितने, एक विलेज में और एक सिटी में कितने लोग रहते हैं, 10 लोग वहां पे रहते हैं। तो अगर उनकी इनकम, सबकी इनकम कितनी है, 1000, सबकी इनकम 1000 है, जितने पर्सन वहां पे रहते हैं 10% रहते हैं, तो सबकी इनकम कितनी है, 1000 पर पर्सन है। मतलब कि इसको हम सबके पास क्या है, बराबर है, 1000 मेरे पास है, 1000 दूसरे के पास है, 1000 तीसरे के पास है। तो उसी तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्लेस का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का, तो वहां पे क्या है, जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 10% हमने बात किया, तो वहां पे है 1000, अब 10% है, तो मान लीजिए आपके पास एक के पास 1000 है, दूसरे के पास 500 है, तीसरे के पास 300 है, किसी के पास 100 है, फिर 150 है। मतलब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। मतलब कि इनकम सबकी क्या है, किसी की कम इनकम है, किसी की कम ज्यादा इनकम है, ठीक है, तो उसे हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है तो वहां पे जो डिमांड होती है वो कितनी होती है, वो डिमांड कम होती है एज कंपेयर टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नंबर 4 जो हमारे पास यहाँ पे सी का मतलब क्या है, क्लाइमेट,
नंबर 4 जो हमारे पास है दैट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट किस तरह से किसी गुड्स की डिमांड को जो इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है? क्लाइमेट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास गर्मी है तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है, लोग कोल्ड ड्रिंक को कहाँ पे प्रेफर करते हैं, या वो विंटर में पिएगा या समर में पिएगा, तो समर में उसको पिएगा, विंटर में तो कोई पिएगा नहीं, ठंड में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लाइमेट इस तरह से इसमें डिमांड को इम्पैक्ट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो शेड्यूल को अगर हम बात करें तो शेड्यूल का जो सिनोनिम होता है दैट इज टेबल। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को टेबल के फॉर्म में, जैसे ये यहाँ पे टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी भी गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस को टेबल के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? वहां पे उसे डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो डिमांड शेड्यूल उसे बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड 2 टाइप की होगी, इंडिविजुअल डिमांड होगी और मार्केट डिमांड होगी। तो इनके शेड्यूल भी अलग अलग होंगे, मतलब 2 शेड्यूल आपके पास बनेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल इन टेबुलर फॉर्म एट गिवन प्राइस। मतलब कि आपके पास अगर एक आदमी जो वहां पे किसी भी गुड्स की जितनी कमोडिटी को डिमांड करता है उसे अगर हम टेबल के रूप में लिखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं राइस का। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ राइस, यहाँ पे प्राइस होगा, दूसरे में यहाँ पे डिमांड होगा। डिमांड को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। वी कैन डिनोट इट बाय क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अगर प्राइस, जो राइस का प्राइस है वो कितना है पर केजी? 20 रुपीज, ठीक है। 20 रुपीज आपके पास 1 केजी जो राइस की कीमत कितनी है, कितनी कॉस्ट है? मतलब कि आपने 1 केजी राइस खरीदने हैं तो आपको 20 रुपीज चाहिए। मान लीजिए अगर आप 20 रुपीज कॉस्ट पे आप कितने राइस खरीदते हो? वहां पे 50 इन केजी लिखा तो 50 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास जो प्राइस है, मान लीजिए कि प्राइस कितना हो गया 30। अब प्राइस बढ़ गया तो हमने बताया था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब चीज महंगी होगी तो आप 50 की जगह कितना खरीदोगे? 40 खरीदेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 40 होगी, ये बढ़ रही है तो वहां पे वो 40 से कितना हो गया? मान लो वो 30 हो गया, ठीक है। तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। तो इसी से हम मान लीजिए यहाँ पे एक कर्व बना लेते हैं। जैसे कर्व आएगा आपके पास, ठीक है, डिमांड कर्व जो हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है प्राइस। ये आपका 0x होगा, ये x एक्सिस होगा और यहाँ पे y एक्सिस होगा। अब जैसे हमारे पास जब प्राइस आपके पास 20 था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं काउंटिंग 10 20 30 40, चलो 50 भी कर लेते हैं, 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे 10 20 30 40 एंड 50, यहाँ पर भी 10 20 30 40 50। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइस कितना है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। उस समय क्वांटिटी कितनी है 50 है, तो 20 रुपीज पे आप कितनी क्वांटिटी को डिमांड करें 50 को, 50 केजी राइस आप वहाँ पे डिमांड करें। तो 50 के बिल्कुल ऊपर आएगा, 20 के बिल्कुल सामने यहाँ जैसे ये आएगा। तो अगर हम इसे मेजर करें तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पे प्राइस कितना है 30 है, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी 40, तो 40 क्वांटिटी कब है जब प्राइस कितना 30 है, तो 40 के ऊपर यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास प्राइस 40 हो गया तो क्वांटिटी कितनी आएगी 30, मतलब कि 30 के ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, बिकॉज प्राइस तो आपका यहाँ पे है ना 40 प्राइस होगा तो क्वांटिटी होगी 30, मतलब कि इसके ऊपर और 40 के सामने। तो अब हम इन्हें यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, तो इसे हम क्या बनेंगे डिमांड कर्व। ये हमारे पास डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर आपके पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल गिवन होगा तो उससे जो कर्व बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्राइस देखो पहले 20 प्राइस था, ठीक है,
20 प्राइस था, जैसे ही आपके पास 20 से 30 प्राइस हो गया तो वैसे ही वहां पे आपके पास क्या हो गया, ये जो आपकी डिमांड थी वो कम होगी। जैसे इंक्रीज हुआ तो वहां पे वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हम अगला अब यहाँ पे कंसल्ट करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ कम टू द मार्केट डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अब जैसे मैंने बताया कि जब आपके पास कंज्यूमर मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा कंज्यूमर अगर वहाँ पे हो जाए तो अगर वो डिमांड करे तो उसे हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेबल में लिखा है प्राइस ऑफ राइस, राइस के प्राइस आपको गिवन है और डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी, और यहाँ पे मार्केट डिमांड है। तो मान लीजिए 10 रुपीज़, जब आपके पास जो है राइस की जो प्राइस थी वो 10 रुपीज़ पर केजी है, तो ए यहाँ पे कितना मांगता है, 10 मांगता है, ठीक है। जब ये 20 होगी तो वो 8 कर देता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4। मान लीजिए वो इस तरह से अपनी डिमांड को कम कर देता है। और डिमांड बी जो बी है उसकी डिमांड क्या है, मान लीजिए 10 केजी राइस पे जब यहाँ पे कॉस्ट 10 थी तो वहाँ पे उसकी कितनी वो डिमांड करता था, 20 करता था। यहाँ पे 20 है, जब वो कॉस्ट बढ़ी मान लीजिए वो 15 करता है, फिर यहाँ पे 10 करता है, फिर यहाँ पे 5 करता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, जो ए और बी ने दोनों ने एक साथ मांगा, जो टोटल डिमांड होगी उसे हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 8 + 15 हो गया 23, 6 + 10 हो गया 16 और 4 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 9। तो ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट डिमांड का शेड्यूल बनेगा। तो इससे हम अगर यहाँ पे मार्केट डिमांड की अगर हम कर्व बनाए तो कर्व हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे 0 एक्सिस आएगा, यहाँ पे आपके पास x एक्सिस और ये y एक्सिस आपके पास होगा। वहां पे जो हम क्या शो करेंगे, क्वांटिटी कि जो हमने क्वांटिटी यहाँ पे डिमांड की किसकी की, मार्केट डिमांड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्राइस। ओके, तो प्राइस हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 से लेके 40 तक। तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 से लेके 40 तक, यहाँ पे 10 कर लिया 20, 30 एंड यहाँ पे आ गया 40। तो दैट इज 10 इक्वल इंटरवल होना चाहिए 20, 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। अब क्वांटिटी सिमिलरली यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। मार्केट डिमांड की क्वांटिटी देखेंगे हाईएस्ट कितना है, 30 है। यहाँ पे मान लीजिए आपने किया 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10 और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल बीच में 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है 15 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब जब आपके पास प्राइस कितना था, 10 था, तो डिमांड कितनी है 30, मतलब कि 30 डिमांड कब है, जब प्राइस कितना है 10। तो 30 के ऊपर और 10 के सामने, इसे हम स्केल से मेजर करेंगे। ओके, तो 30 के ऊपर और 10 के सामने, ये कब था, फर्स्ट केस में। सेकंड, जब आपके पास यहाँ पे प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी है 23, मतलब कि 23 आपका 25 से यहाँ जैसे आएगा, तो प्राइस उस समय कितना है 20 था, तो 20 के ऊपर कितना है 23। तो इस तरह से हम इसे मेजर करेंगे, ठीक है। थर्ड इज, जब प्राइस 30 था, मतलब कि 30 प्राइस था, तो 30 प्राइस यहाँ पे है, तो क्वांटिटी उस समय कितनी थी, यहाँ थोड़ा सा पीछे आएगा ये, ठीक है। तो जब 30 प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी है 16, मतलब 30 प्राइस पे क्वांटिटी कितनी आएगी 16। तो 15 के बिल्कुल साथ होगा 16 और 30 के सामने यहाँ जैसे ये, ओके, तो यहाँ जैसे आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जब 40 प्राइस था, 40 प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है 9, तो 49 आपका 10 के यहाँ जैसा होगा, क्वांटिटी देखनी है आपने इसके ऊपर और 40 के सामने, ठीक है। तो उसे हम अब यहाँ पे मेजर कर देते हैं। तो जो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी उसे हम डिमांड कर्व बोलेंगे। डिमांड कर्व इन केस ऑफ ये मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड के केस में हमारे पास इस तरह से डिमांड कर्व बनेंगे। नाउ कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर यहाँ पे आते हैं। तो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। वो लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास किसी चीज़ की जो प्राइस है ऊपर जाती है, मतलब प्राइस इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाती है उसकी, डिक्रीज हो जाती है। अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए प्राइस आपके पास कम हो रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आपके पास जो प्राइस है और क्वांटिटी में अगर एक चीज़ ऊपर आ रही दूसरी चीज़ नीचे आ रही है, दैट मीन्स कि देयर उनके बीच में क्या है, उल्टा अपोजिट रिलेशनशिप है, और वी कैन से देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो वही यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है। तो क्या है यहाँ पे, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स दैट देयर इज अपोजिट और
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो क्वांटिटी होती है और जो प्राइस होती है किसी भी गुड्स की, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इसकी और क्या लिखा है, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसकी जो कुछ अदर थिंग्स यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है, क्या यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रहना चाहिए। तो अदर थिंग्स का मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है वही अदर थिंग्स है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स रहनी चाहिए। जैसे नंबर 1 इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो रिलेटेड गुड्स होगी उनकी प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर 2 इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है अगर वो 1000 थी तो वो 1000 ही रहनी चाहिए। देन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 4 इज देयर इज नो चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, की जो प्राइस है आपकी गुड्स की जो भी प्राइस है वो फ्यूचर में उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल यहाँ पे ले लेते हैं। डिमांड शेड्यूल हमने यहाँ पे बना लिया है प्राइस एंड क्वांटिटी। सो प्राइस आपके पास यहाँ पे कितना है, 10 है, हमने प्राइस ले लिया 10, 20, 30, 40। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर प्राइस है यहाँ पे जैसे 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40 हो गया, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ पे कितनी क्वांटिटी थी, 40, 20 पे जब यहाँ 10 से 20 हो गया बढ़ गया तो वहाँ पे 40 से कितनी होगी, 30 कम हो गई। यहाँ पे 20 से 30 हो गया, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी कम हो रही है। तो यहाँ से इसे हमने ले लिया। अब यहाँ पे डिमांड कर्व बनाएंगे इसी टेबल से यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इस जो आपकी वाई एक्सिस होगा वहाँ पे हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। तो जैसे हमारे पास अब हम यहाँ पे 10, 20 कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 एंड 40 इक्वल इंटरवल, बीच में इक्वल इंटरवल यहाँ पे होना चाहिए 30 एंड 40, देन 10, 20, 30 एंड 40। अब यहाँ पे जब आपके पास प्राइस कितना था 10, तो क्वांटिटी कितनी थी 40, ठीक है। मतलब कि जब हमारे पास यहाँ पे प्राइस 10 था, 10 प्राइस पे क्वांटिटी कितनी है 40, तो 10 के बिल्कुल सामने और 40 के ऊपर यहाँ पे ओके ये आ जाएगा ऑन, या तो हम इसे ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जब प्राइस 20 था, मतलब प्राइस 20 था तो क्वांटिटी कितनी है 30, तो 20 के सामने और 30 के ऊपर, तो 30 के ऊपर यहाँ जैसे और 20 के सामने, ठीक है। देन जब प्राइस 30 था तो क्वांटिटी घट के कितनी आएगी, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी 20 रहेगी, 30 पे क्वांटिटी कितनी 20, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन प्राइस इज 40, जब प्राइस आपके पास 40 हो गया तो क्वांटिटी कितनी आ गई 10, तो 10 के ऊपर 40 के सामने, तो ये हमारे पास अब हम इसे मेजर कर लेंगे, इसे हम मिला लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डी मीन्स डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कब होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड के केस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने टेबल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे यहाँ पे आपके पास प्राइस 10 था, ठीक है, 10 से 20 हो गया, तो वैसे ही आपका कर्व वहां से इधर की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब कि प्राइस बढ़ा तो वहां पे क्वांटिटी कम हो रही है। नेक्स्ट में यहाँ 20 से 30 हो गया, 20 से 30 हुआ है तो आपका जो कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब कि क्वांटिटी आपकी वहां पे कम हो रही है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड था। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।